एक जात के नाम पे, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो या कोई छात्र नौजवान हो, जब उनके साथ एक जात नाम पे उनका मानसिक शोषण किया जाता है, उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, तब वो लोग कहाँ रहते हैं जो कहते हैं आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए। आज़ादी के बाद चाहे वो हमारे समाज के हो या किसी भी समाज के लोग हो, आज़ादी के बाद 2 पीढ़ियों ने जो कमाया है, आप सिर्फ उनको सरकारी तौर पे मान्यता दीजिए। आज़ादी से पहले जिसके पास जो भी संपत्ति है, चाहे वो हमारे समाज के लोगों के पास हो, चाहे वो अदर्स लोग, उनकी संपत्तियों को पहले आप कानून तौर पे जब्त करिए, आप उनके आंकड़े निकालिए और तब आप बात करिएगा क्या वो बराबरी का स्तर आज हमें मिल पाया है जिसके लिए आरक्षण लागू किया गया है। किसी भी सरकार के ऊपर आप उतना ट्रस्ट करके किसी को भी आंख बंद करके चुनने की कोशिश मत करिए। लोगों को पहले समझिए, सरकार को पहले समझिए, सरकार की नीतियों को पहले समझिए कि वो अपनी कार्यकाल में कितना महिलाओं के प्रति समर्पित है, चाहे उनके शिक्षा से लेके, चाहे उनके सुरक्षा से लेके। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद हैं, महिला हैं और उनकी बातें सुनकर तमाम उन महिलाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और पहले मैं उनके बारे में बता दूं, उनका नाम है डॉक्टर अनु प्रसाद और वो पीएचडी कर चुकी हैं। आज दिल्ली में वो इंटरव्यू देने आई थी और इसके साथ साथ वो वंचित, शोषित, पीड़ित लोगों की आवाज़ उठाती हैं मुखर होकर और लगातार उन मुद्दों पर बात करती हैं जिसमें सरकार बात नहीं करती, प्रशासन बात नहीं करती, तमाम वो एकमात्र जाति के लोग जिनको मनुवादी कहा जाता है वो लोग बात नहीं करते, वो लोग कतराते हैं हम लोगों की बात करने से। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी आपका। मैम, पहला तो मेरा सवाल यही है कि आप दिल्ली आई हैं, इंटरव्यू था आपकी लाइफ का, ये पहला शायद इंटरव्यू था, तो कैसी रही जर्नी? क्योंकि मेरा ये पहला इंटरव्यू था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एकेडमिक लाइफ में आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा मौका है और क्योंकि मैंने तो अपना 100% दिया, बाकी जो रिज़ल्ट होगा। जी। मैम, चूँकि आप एक महिला भी हैं और एक बहुजन महिला हैं, उसके साथ साथ एक माँ भी हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, महिलाओं की समस्या किसी से छुपी नहीं है। हाँ, अलग बात है कि लोग उसे अनदेखा करते हैं, लोग उसे बहुत नॉर्मली लेते हैं कि हर महिला कष्ट सहती है, अगर एक और सह रही है तो कौन सी बड़ी बात है। तो लोगों को ये अपना एक सोच नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है कि अगर पिछले समय में, पिछले हमारे इतिहास में अगर महिलाओं ने कष्ट सहा, तो ये ज़रूरी नहीं कि आज के समय में भी हमारी बेटियां, हमारी बहनें वही कष्ट सहें। तो ये बहुत ज़रूरी कि लोग अपना नज़रिया ज़रूर बदलें महिलाओं के कष्ट के प्रति। क्योंकि मैम, आपका एकेडमिक ट्रैक रहा, जिस तरीके से कहा जाता है कि एक महिला को जेंडर के आधार पे तो पीड़ित किया ही जाता है, लेकिन एक जब बहुजन महिला आती है उसके साथ दोहरे तरीके का शोषण किया जाता है। आप इस बात से सहमत हैं कि असहमत हैं? देखिए, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा, जो मैं अपने अगल बगल देखती हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो लोग कहते हैं कि आरक्षण अब ख़त्म कर देना चाहिए, सबसे पहले मैं उनसे पूछती हूँ कि जब एक जात के नाम पे, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो या कोई छात्र नौजवान हो, जब उनके साथ एक जात नाम पे उनका मानसिक शोषण किया जाता है, उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, तब वो लोग कहाँ रहते हैं जो कहते हैं आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए। और मेरा तो यही मानना है कि आज की तस्वीर, आरक्षण होने के बाद की तस्वीर अगर ये है कि अभी भी विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में हमारे समाज के, चाहे वो SC ST OBC के लोग हो, अभी भी बहुत नाम मात्र के पाए जाते हैं। अगर आज आरक्षण होने के बाद की ये तस्वीर है तो पता नहीं अगर आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए या जब आरक्षण हमको नहीं मिला था तब वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीते थे। तो मेरा तो अभी भी यही सवाल है कि लोग पहले अपनी चीज़ों को सही समय, जो उनकी जानकारियाँ, उसे पुख्ता करें और अपना चश्मा पहले उतार के देखें कि अगर एक आज तो नाम मात्र का आरक्षण रह गया है, क्योंकि हम सबको पता है आरक्षण सिर्फ गवर्नमेंट जगहों पे लागू होता है। जब धीरे धीरे हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन हो गई है तो आरक्षण अब रहा ही कहाँ, सिर्फ नाम मात्र के लिए आरक्षण है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इस पे एक विचार करना चाहिए। कुछ मनुवादी लोगों का कहना है कि आरक्षण शेड्यूल कास्ट को सिर्फ 10 साल के लिए मिला था। मेरा सवाल नहीं है, उन लोगों का सवाल है जो लोग इसके खिलाफ हैं, उन लोगों को क्या कहेंगी आप? देखिए, ये कहीं पर भी नहीं है कि आरक्षण को 10 साल, या ये बात तब थी अगर इन 10 सालों में हमारा समाज
जो नुकसान कई सालों तक सहा, अगर वो चीज़ों को वो कवर कर ले गया तो शायद विचार किया जाएगा। मगर सवाल वो है कि क्या हमारे समाज जो कई सालों तक पीड़ित थे, जो आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, या कह सकते हैं समानता के रूप में, क्या हमारे समाज को आज भी वो अधिकार मिला? तो हमें उसका आंकड़ा आप पहले दीजिए। और अगर आपको आरक्षण से इतनी प्रॉब्लम है तो मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि जो लोग कहते हैं कि 10 साल तक का आरक्षण था, तो मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि आज़ादी के बाद, चाहे वो हमारे समाज के हो या किसी भी समाज के लोग हो, आज़ादी के बाद 2 पीढ़ियों ने जो कमाया है, आप सिर्फ उनको सरकारी तौर पे मान्यता दीजिए। आज़ादी से पहले जिसके पास जो भी संपत्ति है, चाहे वो हमारे समाज के लोगों के पास हो, चाहे वो अदर्स लोग, उनकी संपत्तियों को पहले आप कानून तौर पे जब्त करिए, आप उनके आंकड़े निकालिए और तब आप बात करिएगा क्या वो बराबरी का स्तर आज हमें मिल पाया है जिसके लिए आरक्षण लागू किया गया था। आप बराबरी की बात करिए मैम, 78 सांसद महिलाएं हैं संसद के अंदर, महिलाओं के साथ रेप होता है, तमाम तरीके की उत्पीड़न, भेदभाव होता है, लेकिन उनका एक ट्वीट नहीं आता है। ऐसा क्यों? आप बराबरी की बात कर रही हैं, लेकिन वो महिलाएं क्यों बराबरी की हिस्सेदारी नहीं बनती, क्यों आवाज़ नहीं उठाती हैं? देखिए, जब तक हम अपने आँखों से किसी पार्टी का एक सिंबल नहीं उतारते, जब तक हम किसी पार्टी का पट्टा अपने गले से नहीं उतारते, जब तक हम सही मायने में शिक्षा को उचित स्थान नहीं देंगे, तब तक यही होगा कि हम अगर किसी सरकार में हम विधायक बन जाते हैं और अगर उस सरकार के दौरान, उस कार्यकाल के दौरान किसी महिला के साथ, मैं किसी जात महिला की बात नहीं करती क्योंकि महिला महिला होती है, अगर किसी भी जात की महिलाओं के साथ गलत होगा तो ये सारी महिला एक वर्ग के साथ, पूरे समाज के साथ, पूरे भारत का एक शर्मनाक बात होगी कि अगर किसी भी जात की महिला के साथ कोई गलत दुष्कर्म होता है। तो जब तक ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी तब तक लोग इसी तरीके से महिलाओं के साथ गलत काम करेंगे। और जो महिला सांसद, विधायक आज सरकार में रह के भी चुप्पी साधी हैं, अभी हाल ही की मुरादाबाद की जो घटना है, ये बहुत निंदनीय घटना है। मैंने जब इस घटना को पढ़ा तो यकीन मानिए मुझे मेरी बेटी की तस्वीर सामने मेरी आंखों के आई कि मेरी 2 साल की बच्ची है, वो एक 15 साल की बच्ची थी जिसके साथ लोगों, उस कुछ घटिया मानसिकता के लोगों ने दुष्कर्म करके उस बच्ची को 20 सड़क पे नग्न हालत में चलने पे मजबूर कर दिया। कितनी शर्मनाक घटना है ये, पूरे भारत के लिए शर्मनाक घटना। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक घटना ये है, चाहे जो वो विपक्ष के हों चाहे वो पक्ष के लोग आज बैठ के जो चिल्ला रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, सबसे पहले उनको इस बात पे सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए कि हम आज देश की तस्वीर कहाँ लेके जा रहे हैं। आपस में उलझ के रह जा रहे हैं मगर महिलाओं की समस्या को लोग ऐसे ही नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैम, ये तो आपका परसेप्शन है सोचने का, चीज़ों का, लेकिन जो छोटे शहरों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है, शिक्षा लेना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो चेंज हम कैसे ला सकते हैं? क्योंकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर तो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि अभी भी पुरुष प्रधान देश है। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में बोलते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि महिलाओं के साथ घटना सिर्फ छोटे शहरों की नहीं है, दिल्ली से लेके लखनऊ से लेके मुंबई तक की हर महिलाओं के साथ आज वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं, वही चीज़ें हैं जो आज़ादी से पहले है। मुझे तो ये लगता है कि भारत सिर्फ नाम मात्र का आज़ाद हुआ है, पर भारत की महिलाएं आज भी उसी तरीके से उनके साथ शोषण हो रहा है जैसे भारत के पहले था। फ़र्क बस इतना है कि उस समय बाहर से आए हुए कुछ लोग, जिन्हें हम अंग्रेज़ कहते हैं, वो हमारी महिलाओं के साथ, हमारे भारत की महिलाओं के साथ शोषण करते थे। मगर आज हमारे, जिनको हम कहते हैं कि हमारे भारत के पुरुष प्रधान पुरुष हैं, जो किसी भी जात धर्म वर्ग के हों, वो आज एक ठान बीड़ा, शायद मुझे लगता है कि कुछ घटिया मानसिकता के लोगों ने बीड़ा उठा लिया कि वो महिलाओं को चैन से जीने नहीं देंगे। तो मेरा ये मानना है कि हमें सबसे पहले तो चश्मा उतारना चाहिए, महिलाओं को अपने आप को सशक्त करना है। किसी भी सरकार के अब मेरा तो यही मानना है कि अगर सरकार कोई भी हो, किसी भी सरकार के ऊपर आप उतना ट्रस्ट करके किसी को भी आंख बंद करके चुनने की कोशिश मत करिए। लोगों को पहले समझिए, सरकार को पहले समझिए, सरकार की नीतियों को पहले समझिए कि वो अपनी कार्यकाल में कितना महिलाओं के प्रति समर्पित है, चाहे उनके शिक्षा से लेके, चाहे उनके सुरक्षा से लेके।
हर कोई, चाहे वो महिला हो, चाहे वो महिलाओं की जुड़ मुद्दे की अगर कोई बात करता है, और ख़ास तौर पे मैं उन सांसद विधायक महिलाओं की बात, उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप महिला की आवाज़ बन के संसद और विधानसभा तक अगर आप पहुँची हैं, तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि महिलाओं के साथ अगर ये इस तरीके की घटना अगर आप ही के पार्टी के कार्यकाल के द्वारा हो रही है, फिर भी आप निर्भीक होकर आवाज़ उठाइए, क्योंकि आप हमारे लिए वहाँ बैठी हैं। मैम, एक सवाल मेरा आपसे है कि अगर आप राजनीति में जाने का आपको मौका मिलता है, एक अच्छा पद मिलता है पार्टी के ज़रिए या स्वतंत्र तरीके से आप अपनी पार्टी बनाती हैं, तो आप क्या बदलाव चाहेंगी? देखिए, जब से मैं छात्र राजनीति से जुड़ी हूँ, आज भी मैंने पॉलिटिक्स छोड़ा नहीं है। हाँ, मेरा तरीका अब थोड़ा सा ये बदल गया है कि पहले मैं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैंने एक चीज़ समझ लिया है कि लोग जो कहते हैं कि हमें शिक्षित प्रधानमंत्री चाहिए, शिक्षित मुख्यमंत्री चाहिए, शिक्षा को इतना लोग प्रधानता दे रहे हैं, तो जब विधायक और सांसद टिकट बांटने की बारी आती है, तब उनकी ये प्रधानता कहाँ, प्राथमिकता कहाँ चली जाती है कि वो शिक्षित कैंडिडेट को क्यों नहीं टिकट देते। तो मेरा ये मानना है कि पहले आप चीज़ों को समझिए, पहले आप एक रूपरेखा तैयार करिए कि आप किस तरीके के लोगों को संसद और विधानसभा में पहुंचाना चाहते हैं। और अगर आपके क्वेश्चन पे मैं दोबारा वापस लौट के आऊं कि आपने कहा कि अगर मैं पॉलिटिक्स जारी रखूंगी तो मैं क्या करूंगी, तो मेरी हमेशा से यही प्राथमिकता रहेगी कि मैं महिलाओं, छात्र, नौजवानों के, उनके शिक्षा, उनके रोजगार के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करूं। और कहीं ना कहीं मेरी ये कोशिश तब भी थी जब मैं छात्र जीवन में थी, आज भी मैं कोशिश है, और जब मैं एकेडमिक में आगे जाऊंगी तब भी मेरी कोशिश रहेगी। एक शिक्षिका के तौर पे मैं इन मुद्दों पे हमेशा प्रखर होकर बोलती रहूंगी। मैम, उन लोगों के लिए क्या कहेंगी, तमाम बहुजन बेटियां आपको देख रही हैं, इनफैक्ट बहुजन बेटियां नहीं, तमाम हर वर्ग की बेटियां आपको देख रही हैं, महिलाएं देख रही हैं, जो घर में बैठकर शायद अपने सपनों को वो कहीं ना कहीं कोस कर अपने आप को संतुष्टि पहुंचा लेती है कि अब हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, कैसे वो अपना नज़रिया बदल सकती हैं? सबसे पहले मैं भारत की हर महिला, हर बेटी को सलाम करती हूँ, और मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि आप अपने व्यक्तित्व को कभी भी इस लेवल पे मत ले जाइए कि आप ये कहती मैं घर संभालती हूँ, क्योंकि जब एक महिला घर संभालती है तभी बाकी लोग घर के अन्य काम कर पाते हैं। तो जो महिला घर के भी काम करती है, मेरा उनको सैल्यूट है, और उन महिलाओं को भी मेरा सैल्यूट है जो घर के साथ साथ बाहर का भी काम करती हैं। और साथ में मैं उनसे ये कहना चाहूँगी एक साइकोलॉजिस्ट होने के तौर पे, कि आप एक समय तक बच्चों को समय देती हैं, एक समय में अपने पति को समय देती हैं, एक समय में आप घर को समय देती हैं, वहीं पे कुछ घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, चाहे आधा घंटा आप अपने लिए भी, अपने शौक़ के लिए भी समय निकालिए। जब आप शादी से पहले ये सोचती थी कि मैं बड़े होके ये काम करूँगी, मैं बड़े होके टीचर बनूँगी, मैं बड़े होके शायद एक कुक जिनको पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, मैं रेसिपी अपना क्लासेस चलाऊंगी, तो मेरा ये मानना है कि आप अपने शौक़ को, अपने अंदर की आत्मा को कभी मत मारिए, क्योंकि एक वक्त के बाद आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, उनकी अपनी एक निजी ज़िंदगी हो जाएगी, आपके पति, एक उम्र के बाद चीज़ें बहुत बदलती हैं। तो ऐसा ना हो कि कल को आप अपना अस्तित्व खो दें। अपने अंदर के अस्तित्व को, अपने स्वाभिमान को, अपने व्यक्तित्व को हमेशा ज़िंदा रखिए। मैम, आपने साइकोलॉजी की बात करी, तो आपका क्या मोटिव था साइकोलॉजी सब्जेक्ट चुनने का? ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है मेरा, क्योंकि आपने हर वो चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश की अपने सब्जेक्ट से, और मुझे लगता है सारी चीज़ें साइकोलॉजी के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। तो आपका क्या मोटिव था सब्जेक्ट को चूज़ करने का? जब मैंने ये सब्जेक्ट लिया था तो मुझे बस थोड़ा बहुत इस सब्जेक्ट की जानकारी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक यंगस्टर को बहुत चीज़ों की उतनी जानकारी नहीं होती। हाँ, उस समय मुझे ये जानकारी ज़रूर थी कि साइकोलॉजी लेने के बाद लोगों के बिहेवियर को पढ़ते हैं, लोगों को समझते हैं। मगर जैसे जैसे मैंने साइकोलॉजी में अपनी रुचि बढ़ाई, मैंने BA किया, MA किया, PhD किया, अब मैं काउंसलिंग में डिप्लोमा भी कर रही हूँ साथ ही साथ। तो
मुझे ये लगता है कि आज हमारा भारत जितनी तेज़ी से, भारत क्या पूरी दुनिया जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, उतनी ही तेज़ी से लोगों का सोचने का स्तर भी गिरता चला जा रहा है। लोग तनाव में आते जा रहे हैं, लोग मोबाइल को ज़्यादा समय दे रहे हैं, अपने परिवार को कम समय दे रहे हैं, लोग अपने आप को पहचानना बंद कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे आम जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं, जिससे लोग आज तनाव में जी रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोग ये चाहते हैं कि कोई एक ऐसा हो जिससे वो बात कर पाए, जिससे वो अपनी तकलीफ़ें बता पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है, मैंने ये खुद ऑब्ज़र्व किया है कि कभी हम अपने बहुत करीबी लोग से वो तकलीफ़ दर्द नहीं कह पाते जिस जहाँ लोगों को ज़रूरत होती है एक काउंसलर की। तो जब मैंने इन सारी चीज़ों को पढ़ा, अपने पीएचडी के दौरान भी मेरी स्टडी बेसिकली बच्चों पे थी और उनके पेरेंट्स पे थी। तो जब मैंने अपनी पीएचडी के दौरान मैंने ये समझा कि लोगों को आज की तारीख में बहुत ज़्यादा नीड है काउंसलर्स की और ऐसी कुछ चीज़ों की, तो इसीलिए मेरी इसमें रुचि और भी गंभीर हुई। और मेरा यही एक आगे का भी होगा कि पॉलिटिकल के साथ साथ मैं एज अ काउंसलर, एज अ साइकोलॉजिस्ट अपने देश की, अपने महिलाओं की, अपने बच्चों की, अपने समाज के लोगों की सेवा कर पाऊँ। मैम, ये जो आपकी जर्नी रही, आप एक माँ हैं, एक पत्नी है, किसी की बहू है, किस तरीके की परेशानी आई? क्योंकि आम लोगों की ज़िंदगी में ये सब कनेक्शन होते हैं, इसके बावजूद जो आपने जो फेस किया चीज़ें, क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जैसे आम तौर पे होता है कि जब लड़की पहली बार शादी करती है तो उससे पहले तो कई साल लग जाते हैं, 1 से 2 साल लग जाते हैं अपने पारिवारिक जीवन को संभालने में, अपने शादीशुदा जीवन को संभालने में। वही चीज़ें मैंने भी फेस की। फिर जब मैं पीएचडी में अभी कर ही रही थी, तब मेरी लव मैरिज है, तो मेरी शादी हुई। उसके बाद 2 साल 3 साल लग गया मुझे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को थोड़ा एडजस्ट करने में। हाँ, मेरे साथ थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट ये रहा कि मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही, मेरा मायका, मेरा ससुराल बहुत सपोर्टिव रहा। और उसके बाद फिर मुझे शुरू से कहीं ना कहीं मेरे अंदर पॉलिटिकल एक कह सकते हैं कि रुझान रहा कि मैं पॉलिटिक्स में भी जाऊं। कहीं ना कहीं हमारा जीवन जो है वो पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि बिना सरकार के तो हमारी कोई जर्नी ही नहीं चल सकती, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो। तो इन सब चीज़ों में फिर उसके बाद मैं छात्र राजनीति में उतरी, और जब मुझे ये लगा कि वहाँ के गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट मुझे सिर्फ इसलिए पसंद कर रहे हैं कि एक हाई क्वालिफाइड जो भी पीएचडी कर रही है, अगर वो अध्यक्ष बनती है तो कहीं हमारे ये जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है वो ज़रूर सॉल्व होगी, क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी एक सीनियर है। तो मुझे ये एहसास हुआ कि भारत में कहीं ना कहीं नौजवान युवा जो है वो पढ़ा लिखा एक नेतृत्व चाहता है। तो वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट मिला, मुझे प्यार मिला उन स्टूडेंट का जिनको मैंने 4 साल 5 साल विश्वविद्यालय में पढ़ाया। और जैसे कह सकते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही समाज का, भारत का भी 2 चेहरा होता है, जहाँ पे कुछ लोग महिलाओं के साथ खड़े होते हैं, वहीं कुछ लोग महिलाओं के और जाति के ऊपर टिप्पणी करने वाले भी मिलते हैं। मुझे भी मिले, मगर उससे भी कई ज़्यादा मुझे मेरा आशीर्वाद, मुझे स्नेह और मुझे प्यार करने वाले लोग मिले। तो इन सभी चीज़ों के साथ मैंने सफ़र को कठिनाइयों के साथ ही सही मगर पार किया। क्या कहेंगी हमारे दर्शकों को, तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? इस नेशनल दस्तक और आपके द्वारा जो इंटरव्यू हो रहा है, मैं तमाम दर्शकों से एक ही बात कहूँगी कि चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, आप सभी लोग से मेरा एक ही निवेदन है कि अपने आसपास की चीज़ों को नज़रअंदाज कतई ना करें। जैसे आज समाज हमारा बढ़ता चला जा रहा है टेक्नोलॉजी की तरफ, उसी तरीके से हमारे सोचने समझने और हमारा व्यक्तित्व भी उसी तरीके से एक नकारात्मक चीज़ों की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, आप जागरूक रहिए। अपने अगल बगल की चीज़ों से जो भी अपराध हो रहा है, ये मत सोचिएगा कि वो अपराध किसी अन्य लोग के साथ हो रहा है, जब हम तक आएगा तब हम देखेंगे। अपराध एक आग की तरह है, वो कभी भी फैलने में समय नहीं लगाएगा, चाहे आपका हो या हमारा घर हो, वो जलता रहेगा। और घृणित मानसिकता के लोग किसी जात धर्म के नहीं होते। घृणित मानसिकता के लोग हर गली में पाए जाते हैं, तो उनका विरोध करने से आप मत डरिए। जैसे
एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वैसे ही कुछ घृणित मानसिकता के लोग हर जगह पाए जाते हैं। उनसे बचिए और अपने अंदर के आवाज़ को मरने मत दीजिए। टेक्नोलॉजी की तरफ जाइए, उसका उपयोग सदुपयोग करिए, उसका दुरुपयोग मत करिए। यही गूगल, यही क्रोम, यही फेसबुक हमें अगर जानकारियाँ भी देता है तो यही हमको गर्त में भी पहुंचाता है। तो इन सब चीज़ों को समझिए, अपने मानसिक स्तर को सही रखिए, लोगों से बात करिए, अगल बगल के लोगों की तकलीफ़ समझिए और अपनी तकलीफ़ लोगों से ज़रूर शेयर करिए। अंदर मत रखिए कुछ भी, ये मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी आपका। ये थी हमारे साथ डॉक्टर अनु। हमने तमाम उन मुद्दों पे बात की जो एक महिला के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल वो खुद से कर रही होती हैं। वो चाहे घरेलू कोई काम कर रही होती हैं, लेकिन खुद से कहीं ना कहीं ये सवाल कर रही होती हैं कि काश मैं जीवन में ये की होती, काश मैं जीवन में वो बनी होती। तो इसीलिए आपको किसी भी हालात में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने मन से सवाल कीजिए, अपने दिमाग से सवाल कीजिए, क्या वाकई में हम जो कर रहे हैं वो हमें करना चाहिए था। सिर्फ महिला होने के नाते आप कमज़ोर मत बनिए। और बाबा साहब ने एक बात की थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कोट से मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी कि महिलाओं की उन्नति से ही मैं समाज की उन्नति मापता हूँ। जिस समाज की महिलाएं पढ़ेंगी, जिस समाज की महिलाएं शिक्षित होंगी, सिर्फ एक महिला सिर्फ खुद को शिक्षित नहीं करती है, वो 3 पीढ़ियों को शिक्षित करती है। तो इस समाज में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तमाम उन पुरुषों को भी डॉक्टर अंबेडकर बनना पड़ेगा, ज्योतिबा फुले बनना पड़ेगा, जिन्होंने इस महिला को शिक्षित करने के लिए अपना जीवन यापन कर दिया। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, डॉक्टर अनु की बातचीत कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप महिला के तौर पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपनी मन की बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।